जय हिंद। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी 4 मेजर डिविजन्स ऑफ द ओशन फ्लोर के बारे में। आज के सेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइनर रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशन फ्लोर के बारे में। ओशन फ्लोर के ऊपर कौन कौन से माइनर रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं, उन सभी माइनर रिलीफ फीचर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिड ओशनिक रिज के बारे में, मॉर के बारे में। मिड ओशनिक रिज का मतलब क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी इन डिटेल हमने पढ़ा हुआ है। अगर बहुत सिंपल तौर पे कहें तो ये जो मिड ओशनिक रिज होती है ये बनी हुई होती है माउंटेन्स की दो चेन से। मिड ओशनिक रिज इज मेड अप ऑफ 2 चेन्स ऑफ माउंटेन्स, और ये जो दो चेन्स होती हैं माउंटेन्स की, इनको सेपरेट करता है एक लंबा चौड़ा डिप्रेशन। बेहद सिंपल, होपफुली आपको याद होगा, हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि मान लेते हैं कि ये कोई ओशनिक प्लेट है, ये कोई ओशनिक प्लेट है, और इस ओशनिक प्लेट के नीचे कन्वेक्शनल करंट सेल्स जो हैं वो मूव कर रही हैं। ये जो कन्वेक्शनल करंट सेल्स हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस ओशनिक प्लेट को रप्चर कर देंगी, तोड़ देंगी, और जैसे ही ओशनिक प्लेट रप्चर होगी तो खूब सारा वॉल्केनिक मटेरियल जो है वो बाहर निकल के आएगा और दोनों साइड में डिपॉजिट हो जाएगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दो चेन्स ऑफ माउंटेन्स फॉर्म हो जाएंगी। ये दो चेन्स ऑफ माउंटेन्स फॉर्म हो गई और इनके बीच में ये लंबा चौड़ा डिप्रेशन है। बेहद सिंपल। ये जो इमेज है, इस इमेज को देखो, इस इमेज में रिप्रेजेंट किया गया है मिड ओशनिक रिज को। मिड ओशनिक रिज में होता क्या है, एक लंबा चौड़ा डिप्रेशन है, ये हो गया डिप्रेशन, और इस डिप्रेशन के इर्द गिर्द दो चेन्स ऑफ माउंटेन्स देखने को मिल रही हैं। ये जो मिड ओशनिक रिजेस में माउंटेन रेंजेस होती हैं, इन माउंटेन रेंजेस में जो पीक्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो छोटी मोटी होती हैं, कुछ पीक्स तो जो हैं वो लगभग 2500 मीटर जितनी ऊंची होती हैं, और कुछ पीक्स ऐसी भी होती हैं जो कि ओशन सरफेस के ऊपर आ जाती हैं। तो इन माउंटेन रेंजेस में खूब ऊंची ऊंची पीक्स देखने को मिलती हैं। ये जो मिड ओशनिक रिज है इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आइसलैंड। आइसलैंड इज अ पार्ट ऑफ मिड एटलांटिक रिज। मिड एटलांटिक रिज कहां पे देखने को मिलती है, एटलांटिक ओशन में। मिड एटलांटिक रिज का पार्ट है आइसलैंड। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अगर बहुत सिंपल तौर पे कहें तो ये जो मिड ओशनिक रिज होती है ये बनी हुई होती है 2 चेन्स ऑफ माउंटेन से, और ये जो दो चेन्स होती हैं माउंटेन्स की, इनको सेपरेट करता है एक लंबा चौड़ा डिप्रेशन। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर इसके बाद बात की गई है सी माउंट के बारे में। और सी माउंट का मतलब क्या होता है, सी माउंट इज बेसिकली अ माउंटेन विद पॉइंटेड समिट्स। एक ऐसा माउंटेन जिसका पीक, जिसका समिट, जिसका टॉप पॉइंटेड है, ऐसे माउंटेन को बोला जाता है सी माउंट। लेकिन ये जो सी माउंट होता है ये ओशन वाटर के अंडर सबमर्ज्ड होता है, ओशन वाटर के अंदर डूबा हुआ होता है। बेहद सिंपल, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि ये है ओशन फ्लोर, ये ओशन फ्लोर, और यहां तक ओशन वाटर देखने को मिल रहा है। ये जो ओशन वाटर है इसके अंदर एक ऐसा माउंटेन जिसकी समिट, जिसका टॉप पॉइंटेड है, उस माउंटेन को ही क्या बुलाया जाता है, उस माउंटेन को ही सी माउंट बुलाया जाता है। ये जो सी माउंट्स होते हैं ये वॉल्केनिक होते हैं इन ओरिजिन। इनका जो ओरिजिन होता है वो वॉल्केनिक होता है, और ऐसा नहीं है कि सी माउंट भी छोटे मोटे होते हैं, इनकी भी हाइट खूब होती है, लगभग 3000 से लेके 4500 मीटर के बीच में लंबे होते हैं ये सी माउंट्स। और सी माउंट का सबसे बढ़िया एग्जांपल है एम्परर सी माउंट। ये जो एम्परर सी माउंट है ये हवाईन आइलैंड का एक्सटेंशन है। हवाईन आइलैंड कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में। ये जो अलास्का और साइबेरिया वाली बाउंड्री है वहां पे जस्ट नीचे हवाईन आइलैंड देखने को मिलता है, और इसी हवाईन आइलैंड का एक्सटेंशन है एम्परर सी माउंट। तो सी माउंट क्या होता है, एक ऐसा माउंटेन जिसकी समिट पॉइंटेड होती है, जो कि ओशन वाटर के अंडर सबमर्ज्ड होता है। और इसी सी माउंट के जैसी एक चीज और होती है जायोट्स। और जायोट्स क्या होते हैं, जायोट्स भी सी माउंट्स होते हैं, लेकिन फर्क क्या है, ये जो जायोट्स होते हैं इनका टॉप एकदम फ्लैट होता है। तो जो फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है जायोट्स। बेहद सिंपल, कुछ ऐसा। सी माउंट क्या है, सी माउंट एक ऐसा माउंटेन है जिसकी समिट पॉइंटेड है और पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। और जायोट का मतलब क्या है, एक ऐसा सी माउंट जिसका टॉप एकदम फ्लैट है और पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। अच्छा, जायोट्स क्या दिखाते हैं, जायोट्स
एविडेंस है ग्रेजुअल सब्सिडेंस का। इसका मतलब क्या है कि पहले ये जो जायोट होगा ये भी एक सी माउंट होगा और इसकी भी जो समिट है वो पॉइंटेड होगी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब्सिडेंस हुआ और इस सब्सिडेंस के दौरान इरोजन वगैरह हुआ और उसकी वजह से ये जो ऊपर ऊपर वाला हिस्सा है ये इरोड हो गया और आज की डेट में इसका जो टॉप है वो एकदम फ्लैट है। ऐसे जो फ्लैट टॉप्ड सी माउंट होते हैं उनको क्या बुलाया जाता है, उनको जायोट्स बुलाया जाता है। और ऐसा एस्टिमेट है कि सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशन में लगभग 10,000 सी माउंट्स और जायोट्स एग्जिस्ट करते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। इसके अलावा एक और चीज है, सबमराइन कैनियंस। और सबमराइन कैनियंस बेसिकली ट्रेंचेस होती हैं, या फिर ये कहें कि ओशन फ्लोर के ऊपर जो बहुत ही ज्यादा डीप, जो बहुत ही ज्यादा गहरी वैलीज देखने को मिलती हैं, उन डीप वैलीज को ही क्या बुलाया जाता है, सबमराइन कैनियंस बुलाया जाता है। जैसे कोलोराडो रिवर में एक ग्रैंड कैनियन देखने को मिलती है। ये जो ग्रैंड कैनियन है ये लगभग सबमराइन कैनियन के जैसी ही होती है। फर्क क्या है कि ये जो सबमराइन कैनियंस होती हैं ये ओशन फ्लोर के ऊपर होती हैं। ओशन फ्लोर के ऊपर जो डीप वैलीज देखने को मिलती हैं उन्हीं को क्या बुलाया जाता है, उन्हीं को सबमराइन कैनियंस बुलाया जाता है। और सबमराइन कैनियन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है हडसन कैनियन। ये जो हडसन कैनियन है ये कहां पे देखने को मिलती है, ये यूएसए में देखने को मिलती है, यूएसए की बाउंड्री पे देखने को मिलती है। तो हडसन कैनियन इज द बेस्ट नोन सबमराइन कैनियन इन द वर्ल्ड। और फिर इसके बाद बात की गई है अटोल के बारे में। और अटोल्स का मतलब क्या होता है, देखो मुझे उम्मीद ऐसी है कि आपको याद होगा हमने छोटी क्लासेस में कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ा था। और कोरल रीफ्स का मतलब क्या होता है, अगर बहुत सिंपल तौर पे कहें तो कोरल रीफ्स आर टाइप ऑफ मराइन लैंडफॉर्म्स। कोरल रीफ जो हैं वो मराइन लैंडफॉर्म्स होते हैं। और ये जो कोरल रीफ्स होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से तीन टाइप्स होते हैं, एक होती है फ्रिंजिंग रीफ, दूसरी होती है बैरियर रीफ और तीसरे होते हैं अटोल्स। फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है, बैरियर रीफ क्या होती है, इसके बारे में हम तब पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं कोरल रीफ्स के बारे में। लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो फ्रिंजिंग रीफ का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि ये है कोस्ट, मान लेते हैं ये है कोस्ट और यहाँ पे खूब सारा पानी भरा हुआ है। अब जो रीफ इस कोस्ट से एकदम अटैच्ड होती है, मान लेते हैं ये रीफ है, ये इस कोस्ट से एकदम अटैच्ड है, तो इस रीफ को क्या बुलाएंगे, इसको फ्रिंजिंग रीफ बुलाएंगे। बैरियर रीफ क्या होती है, मान लेते हैं सेम यही कोस्ट है और यहां पे खूब सारा पानी भरा हुआ है। ये जो बैरियर रीफ होगी ये इस कोस्ट से थोड़ा सा दूर फॉर्म होगी, मतलब ये रीफ फॉर्म हो गई और यहां पे थोड़ा सा गैप देखने को मिल रहा है, मतलब कोस्ट से थोड़ा सा अलग है, तो इसको क्या बुलाते हैं, इसको बैरियर रीफ बुलाते हैं। और अटोल का मतलब क्या होता है, ये अटोल जो है वो कोस्ट से बिल्कुल अलग होता है, ओपन सी में देखने को मिलता है। और अगर ऊपर से देखें तो कुछ इस तरीके का गोल सा कोरल रीफ देखने को मिलेगा, गोल सा डिपोजिशन देखने को मिलेगा। इसके इर्द गिर्द भी पानी होगा, इसके बीच में ये डिप्रेशन देखने को मिलेगा जिसको लगून बुलाया जाता है। और ये जो शेप बन रही है इसको क्या बुलाते हैं, इसको अटोल बुलाते हैं। तो अगर सिंपल तौर पे कहें तो ये जो अटोल्स होते हैं ये लो आइलैंड्स होते हैं। कहां पे देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल ओशंस में देखने को मिलते हैं। और ये जो अटोल्स होते हैं ये कोरल रीफ से बने हुए होते हैं और इनके बीच में एक डिप्रेशन देखने को मिलता है, सेंट्रल डिप्रेशन देखने को मिलता है। ये वाला जो सेंट्रल डिप्रेशन है ये देखने को मिलता है। ये जो अटोल्स हैं ये सी में भी फॉर्म हो सकते हैं। सी में जब फॉर्म होते हैं तो ये जो सेंट्रल डिप्रेशन होता है इसको बुलाया जाता है लगून। और ये जो अटोल्स हैं ये फ्रेश वाटर बॉडी में, ब्रैकिश वाटर बॉडी में या हाईली सलाइन वाटर बॉडी में भी देखने को मिल सकते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली ये जो माइनर फीचर्स हैं ये माइनर फीचर्स आपको समझ में आए होंगे। हालांकि ये जो पूरे माइनर फीचर्स हैं इनको मैंने पिछले ही सेशन में रिकॉर्ड किया था, लेकिन पता नहीं कुछ वॉइस में डिस्टर्बेंस हुआ और वो सेशन आधा ही मैं अपलोड कर पाया हूँ, तो इसको आज दोबारा से रिकॉर्ड कर दिया है। बेहद सिंपल सी चीज़ें हैं, होपफुली आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद बात की गई है टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर्स के बारे में।
ये जो ओशंस हैं इनमें टेम्परेचर के वेरिएशंस किस तरीके से देखने को मिलते हैं। और हमें ये पता है जब भी बात होती है टेम्परेचर के बारे में, जब भी बात होती है एनर्जी के बारे में, तो सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो ओशन वाटर्स हैं ये भी हीटअप किसकी वजह से होते हैं, सोलर एनर्जी की वजह से हीटअप होते हैं। और हमें ये भी पता है कि पानी के कंपैरिजन में लैंड जो है वो हीटअप भी जल्दी होती है और कूल डाउन भी जल्दी हो जाती है। वही लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ओशनिक वाटर इज स्लोअर देन द लैंड। ये सारी चीजें तो हमें पता है। सवाल आता है कि ये जो ओशन वाटर्स होते हैं इनके ऊपर जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है उस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आर, सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। ओशन वाटर पे जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है उस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। बेहद इजी है समझना। हमें ये पता है कि टेम्परेचर जो है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ डिक्रीज होता है, डिक्लाइन होता है। तो जो ओशन वाटर्स हैं उनमें भी टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिलेगा जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे। बेहद सिंपल। तो किस ओशन वाटर की हम बात कर रहे हैं, किस लैटिट्यूड के ओशन वाटर की हम बात कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि वहां पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का दिखाई देगा। बेहद सिंपल सी बात है कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जब हम जाते हैं तो ये जो टेम्परेचर होता है ओशन के सरफेस वाटर का वो डिक्रीज होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा फैक्टर है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। दोनों हेमिस्फीयर्स में लैंड और वाटर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि लैंड से कांटेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि लैंड एरिया ज्यादा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ओशंस हैं उन पे ज्यादा हीट देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर तीसरा है प्रिवेलिंग विंड्स। और ये जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं इसको समझना जरूरी है। देखो मान लेते हैं कि ये है कॉन्टिनेंट और ये है ओशन, ये कॉन्टिनेंट और ये ओशन। अब अगर विंड्स जो हैं वो लैंड से ओशन की तरफ फ्लो कर रही हैं, ऐसे फ्लो कर रही हैं, तो होगा क्या कि ये जो विंड है ये फ्लो करते करते यहां का जो गर्म पानी है उसको भी अपने साथ में आगे ले जाएंगे। और यहां से जो पानी आगे की तरफ जाएगा, जो वैक्यूम क्रिएट होगा यहां पे, उस वैक्यूम में क्या होगा, नीचे से जो ठंडा पानी है वो ऊपर आएगा, नीचे से जो कोल्ड वाटर है वो अप वेलिंग करेगा, वो ऊपर आएगा। तो कोस्ट पे खूब सारा ठंडा पानी जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन उल्टी सिचुएशन भी हो सकती है। उल्टी कैसे हो सकती है, मान लेते हैं कॉन्टिनेंट है और मान लेते हैं कि ये ओशन है। अब उल्टा क्या होगा कि जो विंड है वो ओशन से लैंड की तरफ फ्लो कर रही है, वो ओशन से लैंड की तरफ फ्लो कर रही है। तो होगा क्या कि बीच में, ओशन के बीच में ये जो गर्म पानी है, ये गर्म पानी भी इस विंड के साथ में कोस्ट की तरफ आएगा और कोस्ट के ऊपर खूब सारा गर्म पानी जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो प्रिवेलिंग विंड्स, विंड्स किस तरीके से चल रही हैं वो भी डिटरमाइन करती हैं कि कोस्ट के ऊपर कैसा पानी देखने को मिलेगा, ठंडा या गर्म। वही लिखा हुआ है द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द ओशन drives warm surface water away from the coast, resulting in the upwelling of cold water from below. It results into the longitudinal variation in the temperature. और उल्टा इसका क्या है कि अगर ऑनशोर विंड्स चल रही हैं, अगर ऑनशोर विंड्स चल रही हैं मतलब विंड्स जो हैं वो वाटर से लैंड की तरफ चल रही हैं, तो ये जो ऑनशोर विंड्स हैं ये गर्म पानी को कोस्ट के पास में पाइल अप कर देंगी और कोस्ट के पास में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो तीन फैक्टर्स, लैटिट्यूड कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो लैंड एंड वाटर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ये थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है और इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ओशंस हैं वो ज्यादा हीट रिसीव करते हैं। और तीसरा प्रिवेलिंग विंड्स जिनके बारे में अभी अभी हमने बात की है। और चौथा है ओशन करंट्स। और ओशन करंट्स को समझना बेहद इजी है। वार्म ओशन करंट अगर है तो कोस्टल एरियाज पे टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिलेगा, और अगर कोल्ड ओशन करंट है तो कोल्ड ओशन करंट की वजह से जो टेम्परेचर है उसमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। बेहद सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म करंट है, ये नॉर्थ अमेरिका का जो कोस्ट है उस पे अटलांटिक ओशन में गल्फ स्ट्रीम देखने को मिलती है। ओशन करंट्स के बारे में इन डिटेल आगे चलते हुए पढ़ेंगे, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए आप या तो एटलस खोल के देख लो या आपको ऑलरेडी पता होगा कि नॉर्थ अमेरिका का जो कोस्ट है
ईस्टर्न कोस्ट है, अटलांटिक ओशन वाला कोस्ट है, वहां पे गल्फ स्ट्रीम नाम का एक वार्म करंट देखने को मिलता है। ये जो वार्म करंट है ये नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है उस पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। और अगर ऊपर से देखोगे तो ऊपर से एक कोल्ड करंट आ रहा होता है जिसको लेब्राडोर करंट बोलते हैं। ये जो लेब्राडोर करंट है ये कोल्ड करंट है, और इस कोल्ड करंट की वजह से नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट है उस पर टेम्परेचर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो बेहद सिंपल सी बात है। अच्छा, ये तो फैक्टर्स हो गए जो कि ओशन वाटर्स के टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। एक और चीज है, अगर कोई एनक्लोज्ड सी है, ऐसा सी जो कि चारों तरफ से कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, और ये जो एनक्लोज्ड सी है अगर ये लो लैटिट्यूड्स में देखने को मिल रहा है, ट्रॉपिक्स वगैरह में देखने को मिल रहा है, तो ये जो एनक्लोज्ड सी है इसका टेम्परेचर रिलेटिवली ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ओपन सीज। भाई ओपन सीज है, लैंड उनके इर्द गिर्द नहीं है, तो वहां पे लैंड का इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और एनक्लोज सी अगर है, अगर उसके इर्द गिर्द लैंड है, तो लैंड क्योंकि जल्दी हीटअप हो जाती है, तो हीट का जो ट्रांसमिशन है वो एनक्लोज सी के वाटर के ऊपर भी देखने को मिलेगा। और इसीलिए लो लैटिट्यूड्स जहां पे सोलर रेडिएशन ज्यादा रिसीव होती है, लो लैटिट्यूड्स में अगर कोई एनक्लोज्ड सी है तो उसका टेम्परेचर रिलेटिवली ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ओपन सीज। लेकिन अगर यही एनक्लोज्ड सी जो है वो हाई लैटिट्यूड्स में है जहां पे टेम्परेचर कम होता है, वहां पे अगर एनक्लोज सी है तो फिर इसका टेम्परेचर कम होगा इन कंपैरिजन टू ओपन सीज। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। होपफुली यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद बात की गई है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।